ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो कि कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। बहनों और भाइयों, और जब इन मुद्दों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। हिंदू है जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो कि कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया।
ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। बहनों और भाइयों, और जब इन मुद्दों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है। ये राष्ट्र नायकों का अपमान करने पर उतारू हो चुकी। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी थी, समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश सरकार के मुखिया के रूप में उस सरकार के मुख्यमंत्री ने पहली घोषणा क्या की थी? उन्होंने कहा था जितने भी ये सामाजिक न्याय के स्थल बना दिए गए हैं इनको तुड़वाएंगे। और उस समय उन्होंने कहा था कि इनमें हम मैरिज हॉल खुलवाएंगे। आप देख रहे हैं ना, ये मानसिकता इनकी थी। उन्होंने किया भी। इसी लखनऊ में मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना था, उसका नाम बदल दिया। सहारनपुर में बना था मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदल दिया। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे बना था, नाम बदल दिया। जब असीम अरुण जी ने मेरे सामने इस बात को रखा कि ये तो बाबा साहब के नाम पे था और बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदलने का काम किया है। बहनों और भाइयों, तो फिर उसी कन्नौज में हम लोग जाकर के इस बात की घोषणा की कि नहीं, इसका नाम फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही होना चाहिए। और हम लोगों ने उस कार्यक्रम को वहां पर फिर से नामकरण के कार्यक्रम को फिर से वहां पे संपन्न किया। बहनों और भाइयों, किस कदर ये लोग उन महापुरुषों को जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, कैसे उनको अपमानित करते रहे, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, ये सभी उदाहरण हमारे सामने हैं। आज भी ये लोग इसी प्रकार का विस्मरण करने का काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ वक्तव्य देते हैं। औरंगजेब को वहां पर औरंगजेब की का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 3 वर्ष पहले जब हम लोग प्रदेश के अंदर रन फॉर यूनिटी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तो समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के तोड़क जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे थे। याद करिए, जिन्ना का स्मरण कर रहे थे। और जब भारत के अंदर भारत के किसी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, चाहे वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हो, और चाहे वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता रहा है। ये लगातार इस षड्यंत्र के हिस्से रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय ये लोग कोई एक फर्जी पुस्तिका हाथ में रख करके बाहर ही प्रिंट करवा करके, भारत का संविधान उसमें प्रिंट करवा करके, और फिर जगह जगह जाकर के जनता के सामने किस तरीके से एक मायाजाल फैलाने का काम करते हैं, आपने गत लोकसभा चुनाव में देखा होगा। किस किस प्रकार के वक्तव्य इन्होंने दिए, कैसे कैसी बातें इन्होंने उस समय कही।
ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज फिर मैं आपसे कहने के लिए आया, ये जो 10 दिवसीय विशेष अभियान चलेगा, ये उसी अवेयरनेस का हिस्सा है, जिस कार्यक्रम को आज पूरे देश के अंदर कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं दी गई हैं, कौन लोग थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले थे। यहां पे अभी डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे 1952 में बाबा साहब को इन्होंने चुनाव हरवाया। बाबा साहब की जो संसदीय सीट थी, उसके एक बड़े भाग को जहां से वे चुनाव जीत सकते थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उसको काट करके पाकिस्तान की तरफ भेजने का, पाकिस्तान को दे दिया गया। इन्होंने यह भी साजिश कही कि बाद में बाबा साहब को 1952 का पहला चुनाव, आम चुनाव जब हुआ था, उसमें भी इन्होंने हराने का काम किया था। 78,000 से अधिक वोट गिनती से बाहर कर दिए गए थे, जिससे बाबा साहब चुनाव पराजित हुए। 1954 का उपचुनाव जब बाबा साहब फिर से संसद में जाने को तैयार हुए, तब भी इन्होंने बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने के लिए उनके निजी सहायक को तोड़ करके, काजोलकर को तोड़ करके उन्हें उनके खिलाफ लड़ाया, और स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्वयं बाबा साहब के खिलाफ प्रचार के लिए गए और उन्हें फिर से वहां परास्त करवाया। अंततः बाबा साहब के लिए पुणे की सीट हिंदू महासभा के एक सदस्य ने छोड़ी और फिर बाबा साहब फिर संसद में जा पाए। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये हमेशा देश तोड़क तत्वों के साथ खड़ी रही है। संविधान के प्रियम्बल में तक इन्होंने संशोधन कर दिया। अभी हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रत्येक सदस्य को संविधान की मूल प्रति, जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान की मूल प्रति, जिसमें बाबा साहब के हस्ताक्षर भी हैं, मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, वो प्रति हमने सभी माननीय सदस्यों को, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को सौंपी थी, भेंट की थी। और इसलिए भेंट की थी कि हर सदस्य इस बात को समझ सके कि वास्तव में संविधान के मूल में क्या है, मूल यानी उसकी प्रस्तावना क्या है, और प्रस्तावना में किस तरीके से इन्होंने छेड़छाड़ करके, प्रस्तावना का मतलब उस ग्रंथ की आत्मा के साथ ही इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया, और एक खिलवाड़ भी कांग्रेस ने किया। यानी पहले बाबा साहब को चुनाव हरवाया, बाबा साहब के स्वर्गवास होने पर, उनके महापरिनिर्वाण होने पर उन्हें दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, उनका स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, और बाद में 1976 में देश के संविधान में ही, उसकी प्रस्तावना में ही संशोधन करके ऐसे शब्द डाल दिए गए जिनके खिलाफ स्वयं बाबा साहब ने स्वयं भी तर्क दिए थे। बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वास्तविक सम्मान, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों को सही प्रकार से सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ, उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, दिल्ली में रह करके जहां उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के कामकाज को निपटाया और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने का काम, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के, फिर वहां पे बाबा साहब का स्मारक और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के युवकों के लिए विशेष स्कॉलरशिप देकर के उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था देना, बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर या फिर चैत्य भूमि मुंबई, इन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम अगर किसी ने किया है
तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव के सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, यही नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक इंटरनेशनल सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, उनका स्मारक और उनका एक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दर्शन पर शोध हो सके, लोग कार्य कर सके। कौन ऐसा महामानव था जिसने अपमान सह करके भी भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन लगाया? वो कौन महामानव था जिसने देश की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था? कौन वह महामानव था जिसने तंगहाली में, गरीबी में जीवन यापन करते हुए भी दुनिया की उच्चतम डिग्री, शिक्षा की उच्चतम डिग्री लेकर के भारत को आगे बढ़ने का काम किया था? याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में वे उस समय के पूरी संविधान सभा की पूरी उनकी जो व्यवस्था थी और उसके उपरांत जो कैबिनेट बना देश की आजादी के तत्काल बाद, उसमें वे पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की उच्चतम डिग्री ली थी और उसमें शोध भी किया था। और कैबिनेट की उस समिति में चाहे वह विदेश नीति पर, चाहे वह आर्थिक नीति पर या वित्त संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उसमें किसी में भी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को स्थान नहीं दिया था। ये कांग्रेस की वे चालें हैं जो वह लगातार करती रही है और आज भी वह उस साजिश का शिकार पूरे देश को बना रही है। तो वही कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, टीएमसी हो या वामपंथी दल, ये लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। और इन सभी को यह समय है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पावन जयंती के अवसर पर इन मुद्दों को लेकर के हम हर दलित बस्ती में, वंचित बस्ती में जाएं और वहां पर वास्तविक रूप से सभी तथ्य रखें। लोगों को ये भी बताएं कि आखिर आजादी के 70 वर्षों में आपके घर क्यों नहीं बन पाए थे, आपको जमीन का पट्टा क्यों नहीं हो पाया था, आपको पेंशन की सुविधा से और छात्रवृत्ति की सुविधा से क्यों वंचित किया गया था, आपको स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड क्यों नहीं मिल पाया था, आपको राशन कार्ड की सुविधा से वंचित किसने रखा था, आप लोगों को वैवाहिक व्यवस्था के साथ जुड़ते हुए मुफ्त की सुविधा देने का जो आपका अधिकार था उससे किसने वंचित रखा था, आपको नौकरियों से किसने वंचित रखा था। और आप तो यह व्यवस्था बढ़ करके नारी वंदन अधिनियम तक पहुंच करके समाज की उन सभी वंचितों को जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे, देश की संसद और विधानसभा में जाने तक का भी मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त किया है। इन 10 दिवसीय कार्यक्रमों के लिए अभी से कार्यक्रम आगे बढ़े और मेरा विनम्र आग्रह होगा, यहां पे हमारे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लाल सिंह आर्य जी भी आए हैं। यहां पर संगठन ने पूरे दिन भर की कार्यशाला रखी, लेकिन कार्यशाला ससमय संपन्न होकर के आप सभी अपने अपने जनपदों में जाकर के उन कार्यक्रमों का हिस्सा जरूर बने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कल आयोजित होने वाले हैं। और उन कार्यक्रमों के माध्यम से कल पुष्पांजलि के कार्यक्रम हो, वहां पे भाषण होने चाहिए, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और फिर परसों से जनसंपर्क के कार्यक्रम जब भी पार्टी ने 15 से 25 के बीच में जो तैयार किए हैं, इन कार्यक्रमों के साथ हमें बृहद स्तर पर जुड़ करके, व्यापक जनसंपर्क के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, जानकारी के अभाव में भी गुमराह लोग हो जाते हैं। जानकारी के अभाव में वंचितों को, गरीबों को उनकी योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। जब हम उन्हें बताएंगे कि आपके लिए ये सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं थी, इनका लाभ आप ऐसे ले सकते हैं, तो मुझे लगता है उसका बड़ा लाभ होगा। और मैं चाहूंगा कि हमें बाबा साहब
अंबेडकर जी के उस महान व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त करते हुए प्रत्येक नागरिक को उसके साथ जोड़ने का कार्य करना चाहिए। और जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मैं एक भारतीय के रूप में ही रहना चाहता हूं, उस भारतीय के रूप में प्रत्येक समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने का कार्य हम सबको करना है। इस विश्वास के साथ इस पूरी कार्यशाला के लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमें जो ब्रजलाल जी ने पुस्तक लिखी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाम जोगेंद्रनाथ मंडल, उस पुस्तक को जरूर देखना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत का वह दिग्दर्शन कराती है जो हर भारतीय की आंखों को खोलने वाला है और बांग्लादेश और पाकिस्तान की वास्तविक सच्चाई को भी सामने रखने वाला है। जरूर हम इसको एक बार देखें। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर इस पूरी कार्यशाला के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।